साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं और ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में देश में करोड़ों करोड़ लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से वह अपने लोन की ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ कहीं सेक्शन 25 का मुकदमा, कहीं आर्बिट्रेशन का, तो कहीं पर बीएनएस 316, 318 की कंप्लेंट फाइल है। रिकवरी एजेंट द्वारा उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और आजकल पिछले 2-4 दिन से तो बड़ा ही अलग माहौल बन गया है। राजपाल यादव जो बॉलीवुड के अभिनेता है, उनकी खबर को प्रमुखता के साथ रिकवरी एजेंट लोन डिफॉल्टर को शेयर कर रहे हैं और शेयर करके बताते हैं कि देख लो, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव नहीं बच पाया तो तुम किस खेत की मूली हो। और वही वीडियो, वही कंटेंट आप साथी हमें भेजते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज राजपाल यादव साहब की और एक आम लोन डिफॉल्टर की कहानी के बीच में क्या अंतर है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोन डिफॉल्ट के केस में राजपाल यादव साहब का जो केस है उसमें आम व्यक्ति और राजपाल यादव के केस में क्या अंतर है, यह जानने से पहले एक बार हमें यह जानना पड़ेगा कि राजपाल यादव साहब का केस क्या है। राजपाल यादव साहब ने अता पता लापता मूवी के लिए 5 करोड़ रुपए का एक राशि उधार ली। मैं इसको उधार कहूंगा, लोन एक सामान्य वर्ड है। और इस राशि को वो चुका नहीं पाए और इस राशि को चुकाने के लिए उन्होंने 7 पोस्ट डेटेड चेक दे रखे थे, यानी कि इस राशि की अदायगी के लिए उन्होंने 7 चेक दे रखे थे। आज तक की रिपोर्टिंग के अनुसार साल 2010 में राजपाल यादव साहब के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार 8 साल बाद 2018 में सजा सुनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जब सजा सुनाता है तो आपको अपीलीय न्यायालय में जाने के लिए सजा सस्पेंशन होती है। तो यह सजा जो है एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में, मतलब 2018 में उन्हें सजा पे स्टे मिल गया था और 2019 में सत्र न्यायालय में मामला चला और हाई कोर्ट में पहुंचा 2024 में और 2025 में कुछ उन्होंने भुगतान किया। ये आज तक और एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और फरवरी 2026 में जब वह राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें सरेंडर करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया। अब बात यह हो जाती है कि आखिर कौन सी ये एनबीएफसी कंपनी थी या कौन सी ये बैंक थी जिन्होंने राजपाल साहब को लोन दिया। तो चलिए थोड़ा उस कंपनी के बारे में भी जानते हैं। जो भी हमने खबर निकाली है, जानकारी निकाली है, वह गूगल और अन्य रिसोर्सेस के जरिए निकाली है कि मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, जो हैदराबाद आरओसी से रजिस्टर्ड थी और फिलहाल वर्तमान में एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड में यह स्ट्राइक ऑफ है, यानी कि निलंबित है, यानी कि यह सरकारी रिकॉर्ड में अभी यह कंपनी अस्तित्व में नहीं है। क्या यह कंपनी पैसों के लेन देन का काम करती थी? क्या यह लोन देने का काम करती थी? तो एनआईसी 4520 एक कोड है। जागुआ कॉर्पोरेशन के अनुसार ये कोड वाली कंपनियां भवन, सिविल, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, यानी कि ये कंपनी एक लोन देने वाली कंपनी नहीं थी। ये एक सामान्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसकी ऑथराइज्ड और पेडअप कैपिटल जो थी वो 1 लाख रुपए थी और इस कंपनी में 2 ही डायरेक्टर थे। आप ये जानते हैं कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो खुद भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
में उसका रजिस्ट्रेशन करा के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकता है। यानी ये कंपनी लिमिटेड नहीं थी, प्राइवेट लिमिटेड थी। अब इस बारे में कुछ और आगे की जानकारियां है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, क्या ये कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड थी? जी नहीं, ये कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं थी। क्या ये एनबीएफसी कंपनी थी? जी नहीं, यह एनबीएफसी कंपनी भी नहीं थी। क्या ये लोन देने के लिए अधिकृत थी? बहुत ही मुद्दे की बात है, मेरी इस बात को बिल्कुल भी साइड में मत लेना, लेकिन यह कंपनी लोन देने के लिए अधिकृत नहीं थी। यानी आम व्यक्ति को जब भी पैसों की जरूरत पड़े वह कंपनी से संपर्क करे और कंपनी उनको लोन दे दे, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट देखकर, उनकी सिविल देखकर, तो ये काम इनका नहीं था। ये बात अलग है कि इन्होंने राजपाल यादव साहब को यदि कोई पैसा दिया तो वह एक व्यक्तिगत या व्यवसायिक अनुबंध था। उस जैसा कि हम अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र से कोई पैसा उधार लेते हैं, यह उसी प्रकार का एक लेन देन व्यक्तिगत या व्यवसायिक लेन देन था। यानी कि जो रिकवरी एजेंट आपको ये वीडियो भेज रहे हैं और आपको डरा रहे हैं कि राजपाल यादव की तरह आपको भी जेल हो जाएगी, तो यहां पर कम से कम उन रिकवरी एजेंटों को भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि एक एनबीएफसी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क होता है। राजपाल यादव वर्सेस आम लोन डिफॉल्टर में क्या अंतर होता है, यह जानना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि राजपाल यादव साहब ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कुछ पैसा उधार लिया और वह पैसा व्यक्तिगत या व्यवसायिक अनुबंध था, जबकि एक आम व्यक्ति जो किसी कारण से लोन नहीं भर पा रहा है वह बैंक या एनबीएफसी से लोन लेता है। कि विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात से आम व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है तो उसकी ईएमआई मिस होती है, जबकि यहां कोई ईएमआई थी ही नहीं। यहां ब्याज था क्या नहीं था वो दूसरी बात है, लेकिन यहां पर कोई ईएमआई नहीं थी। लोन डिफॉल्टर जेल नहीं जाते हैं। लोन डिफॉल्टर जेल क्यों नहीं जाते हैं इसका कई बार मैं कारण बता चुका हूं और आप आगे भी समझ जाएंगे। अब ये बात ये अलग है कि कोई लोन डिफॉल्टर ध्यान ही नहीं दे, अपने 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, अपने लोन को सेटलमेंट भी नहीं करना चाहता है, वह अपनी ही सकूनत पर मौजूद है और उस स्थिति में सजा होती है तो ऊपर अपील वगैरह के प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहां पर राजपाल साहब जेल गए। राजपाल साहब एक नामी व्यक्ति है, अपनी जगह पर निवास करते हैं, वह एक आम व्यक्ति की तरह कहीं और जगह बदल कर नहीं रह सकते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है, तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोर्ट में कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है तो उसे एक सामान्य आदमी के रूप में ही देखा जाता है ताकि एक नजीर कायम होती है। राजपाल यादव साहब ने पैसा लिया, क्या इस मैटर में एफआईआर दर्ज हो सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत और व्यवसायिक लेन देन था तो एफआईआर हो सकती थी। लेकिन यहां एक आम व्यक्ति के पर लोन के मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है यदि उसने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं तो। अब यहां कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस को एक ही व्यक्ति ने हमेशा फोकस किया है, एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है, चाहे दोनों में से कोई एक डायरेक्टर हो या उन्होंने किसी को अपॉइंट किया हो, एक ही केस उनको मैनेज करना है, कोई 1000 केसों में नहीं जाना है। रोज उनके लोग चेंज होने वाले नहीं है, लोग रोज उनके स्टोरी चेंज होने वाली नहीं है, इनके अंदर कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। अगर एक एग्रीमेंट किया तो वो एक एग्रीमेंट हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद पेमेंट दिया है तो ऑनलाइन दिया है तो पेमेंट की एंट्री आ गई, चेक दिया तो चेक, रिटर्न मेमो, एडवोकेट नोटिस और ये हो गया। लेकिन एनबीएफसी के मैटर में यदि एनबीएफसी किसी व्यक्ति पर अगर सेक्शन 25, 316, 318, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज करती है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एनबीएफसी होने का प्रमाण, उनको लैंडिंग करने का अधिकार है, वो उनकी लैंडिंग पॉलिसी, व्यक्ति के लोन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टोटल डॉक्यूमेंट, उनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उनके आज तक का लेन देन, कौन से नोटिस आए, कौन से नोटिस गए, किस नोटिस का जवाब दिया, किस नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो सारी प्रक्रिया होती है। और जहां पर भी इन व्यक्तियों को दिक्कत होती है इनके लिए एक नियामक बैठा हुआ है आरबीआई। जब भी कंप्लेंट हुई तो उस कंप्लेंट के मैटर में कंपनी की मेल आईडी के पर कंप्लेंट करने के बाद सीधी कंप्लेंट होती है आरबीआई लोकपाल को। और सबसे बड़ी चीज होती है शेयर मार्केट।
यानी कि इस कंपनी को शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी इन्होंने एक लंबे समय से आरओसी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, और कंपनी रिकॉर्ड में यह ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ कंपनी है, जबकि इन कंपनियों को अपना सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, अपना एनपीए मेंटेन करना है, राइट ऑफ नहीं होने देना है, मतलब कि अगर इनको फ्यूचर में बैंकों से फंडिंग चाहिए, दूसरी और तरीकों से फंडिंग चाहिए, अपनी वर्थ को बनाए रखना है, ए ग्रेड में खुद को मेंटेन रखना है, तो इनको अपने एनपीए भी खत्म करने हैं, अपने राइट ऑफ भी खत्म करने हैं, और प्रत्येक साल अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है आरबीआई को। इनके खिलाफ न्यूनतम शिकायतें होनी चाहिए, आरबीआई कभी भी इनका लाइसेंस निरस्त कर सकता है, ये डंडा इनके ऊपर हमेशा लगा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस इनके लिए बहुत बड़ा मायना होता है, यही कारण है कि ढेरों एनबीएफसी कंपनियां एक दूसरे में मर्ज हो गई। ये कंपनी जैसे आपने सुना कि 2013 में रजिस्टर्ड थी और अभी कंपनी रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि इनको लंबा चलना है, मार्केट में लंबा चलना है, क्योंकि इन्होंने किसी एक व्यक्ति को पैसा नहीं दिया है, इन्होंने हजारों लोगों को पैसा दिया है, और उसी पैसे को वसूल करके इनको अपनी फंडिंग बढ़ानी है, अपनी कंपनी का विस्तार करना है, नए ग्राहकों को जोड़ना है, और यही कारण है। और एक और बात है कि लगभग ये कंपनियां चेक नहीं लेती है, और सबसे बड़ी बात ये लंबा इंतजार नहीं करती है। लंबा इंतजार ये कंपनियां बिल्कुल नहीं करती है। अगर इन्होंने देख लिया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना यदि कोई व्यक्ति लोन की ईएमआई पे नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में कंपनियां खुद ब खुद सेटलमेंट की राह पर आ जाती है और कंपनियां सेटलमेंट कर लेती है। अब जैसे राजपाल यादव साहब के मैटर में कंपनी ने केवल राजपाल साहब को 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब हो सकता है इन्होंने और भी लोगों को दिए हो, लेकिन इनके पास केवल यही ग्राहक थे। अगर 2, 5, 10, 20 ग्राहक और हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनबीएफसी के पास और बैंकों के पास हजारों हजार कस्टमर है। अगर ये हर कस्टमर के लिए ये सोचने लगे कि हम तो अंत तक लड़ेंगे, तो आपने भी यहां देखा था कि 2010 के अंदर जो मुकदमा फाइल हुआ, अगर उसमें राजपाल साहब को अगर जेल भी गए तो 2026 में गए, 16 साल बाद गए। इसके बाद भी आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो सोचिए आप, 16 साल बाद ये जेल गए, क्या ये कंपनी 16 साल इंतजार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। 16 महीने नहीं कर सकती है। 16 महीने तो छोड़िए, 16 दिन नहीं कर सकती है। 16 दिन तो छोड़िए, 16 घंटे नहीं कर सकती है। यानी कि आपने देखा होगा, आप कितने भी वैल्यूएबल क्लाइंट क्यों नहीं हो, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होते ही अगले ही दिन आपको फोन आ जाता है। 16 घंटे इंतजार नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, कोई भी केस फाइल होता है ना, व्यक्तिगत केस और कंपनी के केस अलग तरीके से डील होते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। यानी कि किसी भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, यहां कंपनियों के केस चल रहे हैं, यहां एक व्यक्तिगत केस चल रहा है। अब इन कंपनियों के हजारों केस चल रहे हैं और इस व्यक्ति का केवल एक मुकदमा चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर ढेरों केस चल रहे हैं, ये केस आगे पीछे चलते रहते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक चीज ध्यान रख लीजिए, आम लोन डिफॉल्टर और राजपाल यादव साहब में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। राजपाल यादव साहब ने जो राशि ली वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ली, अगर आप कहो तो एक व्यक्ति से राशि उधार ली है, जबकि एक आम व्यक्ति जो लोन लेता है वह एनबीएफसी कंपनियों से लोन लेता है या बैंकों से लोन लेता है। यह चीज ध्यान रख लीजिए। और बैंकों की सबसे बड़ी बात क्या होती है? बैंकों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके पास लोन रिकवर करने के लिए सबसे पहली भूमिका है कॉलिंग की, उसके बाद रिकवरी एजेंट विजिट की, उसके बाद लोन रिकॉल नोटिस, उसके बाद लोन डिमांड नोटिस, उसके बाद सेक्शन 25 का नोटिस, उसके बाद अगर है चेक तो 138 एनआईएफ, ये नहीं तो बीएनएस 316, 318, ये नहीं तो लास्ट में आर्बिट्रेशन। ये कंपनियों के पास विकल्प है। और जब तक ये कंपनियां ये सारे प्रोसेस करती है, कम केस नहीं करते हुए 6 माह का वक्त हो जाता है। और यही कारण है
कि मार्च के अंदर आप खुद देखोगे कि कई एनबीएफसी कंपनियां जिन लोगों का लोन एनपीए नहीं हुआ है उन लोगों को भी वन डे लोन सेटलमेंट का ऑफर देगी, वन डे लोन सेटलमेंट का ऑफर देगी। लेकिन हमें डर लगता है, हम घबराते हैं, हम चिंता करते हैं, हम तनाव लेते हैं और तनावों में सूख जाते हैं, सूख के कांटा हो जाते हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात कह दूं कि कई लोग लोन डिफॉल्ट के मैटर में जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, जिंदगी दांव पर। अगर किसी मैटर में सजा हुई 6 माह की तो जिंदगी से तो कम है ना, जिंदगी गंवाने से तो कम है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो साथियों, एक चीज ये ध्यान रख लो कि ये सारी परिस्थितियां क्यों आई। मैं खुली बात कहता हूं, 2010 के अंदर राज्यपाल साहब ने 5 करोड़ रुपए लिए और उसके लिए 7 पोस्ट डेटेड चेक दिए। उनके केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से यह बात करना चाहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट है तो आपको अपनी मजबूती पहले से ही बरकरार रखनी है और जितना जल्दी हो आपको प्रायर नोटिस देना है। मैं आपके बचाव की सबसे बड़ी वजह बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी वजह बताना चाहता हूं, और वो ये है कि सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत ही सजा होती है ना, और एक 316 318 इसी के अंदर सजा होती है ना, बस इसी में होगी। आर्बिट्रेशन में तो कोई जेल नहीं जाओगे ना। अब बताना चाहता हूं आपको इनका तोड़। अगर आपके खिलाफ सेक्शन 25 316 318 और 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत मुकदमा हुआ है तो याद करो कि आपने प्रायर नोटिस दिया था। क्या उस प्रायर नोटिस का कंपनी कानूनी उत्तर दे पाई? जो आपने लिखा था वैसा का वैसा जवाब दे पाई? कंपनियां कानून को ताक पर रखकर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए मुकदमे कर रही है। लेकिन जब आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया, आपने 138 का रिप्लाई दिया और आपने अपने डिफेंस में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की बात की, क्या कंपनी प्रोवाइड कर पाई? आपने जब कंपनी को मेल करके रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट की, आपने इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट की, जब आपने डॉक्यूमेंट की डिमांड की या आपने जिस भी चीज की शिकायत की, क्या कंपनी उन चीजों का प्रॉपर उत्तर दे पाती है? बिल्कुल नहीं दे पाती है। और यही चीज है ना सेटलमेंट की वजह बनती है। क्यों आर्बिट्रेशन के अवार्ड होने के बाद भी, क्यों भोपाल के अंदर आरआरसी की कार्रवाई करने के बाद भी, क्यों डायरेक्शन फाइल करने के बाद भी कंपनियों को लोन सेटलमेंट करने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ तो कारण है, कुछ तो बात है दया। सोचने वाली बात है। बस यही कहूंगा कि यदि आपने हमारे कल और परसों के 2 आर्बिट्रेटर से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। आपके मस्तिष्क में एक भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूं। हमारे चैनल का मकसद ये कतई नहीं है कि एक आम व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करे, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, तो आप अपने अधिकारों को जाने। किसी भी रिकवरी एजेंट द्वारा इस प्रकार के नोटिस भेजे जाए तो आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, इसी प्रकार की बातें सुनने मिलती है एडवोकेट नरेंद्र जोशी पे। दिल खोल के कमेंट करें क्या कहना चाहते हैं, और जो रिकवरी एजेंट आपको राजपाल यादव साहब के वीडियो भेजे उनको ये भेजिए ताकि उनको मालूम पड़े कि एक एनबीएफसी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर होता है। क्यों एक एनबीएफसी को सेटलमेंट करना पड़ता है? जब एनबीएफसी कंपनी या बैंक को लगता है कि पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा तो उनके पास सेटलमेंट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी प्रकार की अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। और आपके मन में कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।